ओके गाइस, मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जी के आर्ट पे स्वागत करता हूं। तो छात्रों, हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के पहले वाले पार्ट को देख चुके हैं। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित मैंने पहला वीडियो आपके लिए अपलोड किया है, जिसे आप मेरे यूट्यूब चैनल जी के आर्ट पे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी मैं छात्रों आपसे यही कहूँगा कि आप जितना से जितना हो सके और जल्द से जल्द हो सके तो मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें। आप उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जैसे ही 1000 का आंकड़ा मैं पार करूंगा, आपके लिए मैं लाइव आऊँगा। और फिर जब मैं आपके साथ एक बार लाइव आऊँगा तो फिर आप मुझसे लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइव चैटिंग कर सकते हैं। फिर कहीं कोई समस्या आपके लिए नहीं रहेगी। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि आप जल्द से जल्द जो है मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच सब्सक्राइब कराइए, अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर कराइए, ताकि आने वाले समय में आपके लिए जो समस्याएं हैं वो समस्याएं खत्म हो सकें। तो आज आइए हम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो को पढ़ेंगे। हम लोग पहली वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़े थे और साथ ही साथ भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, उसके 3 चरणों के बारे में चर्चाएं किए थे। तो आज की हमारी चर्चा स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित दूसरे पार्ट की ओर होगा और आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस पार्टी की दूसरी बैठक से आगे। तो आइए, इससे पहले मैं कुछ बातों को रिकॉल कर देता हूं जो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में। स्थान है मुंबई, हालांकि उस समय का बम्बई। और पहली बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम अध्यक्ष। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब हम पढ़ते हैं कांग्रेस पार्टी की आज दूसरी बैठक से। इसी कांग्रेस पार्टी का दूसरा अधिवेशन देखते हैं, जो हुआ था 1886 में। और यह बैठक होता है कोलकाता में, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं दादा भाई नौरोजी, प्रथम पारसी अध्यक्ष। नौरोजी जी पारसी धर्म के थे, तो ये पहली बार कांग्रेस पार्टी के पारसी अध्यक्ष बने। तो यहां पर दादा भाई नौरोजी के बारे में मैं एक फैक्ट आपको बता दिया कि कांग्रेस पार्टी के पहले पारसी अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस पार्टी के यह दूसरे अध्यक्ष थे, जो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में अध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन दादा भाई नौरोजी से संबंधित कंपटीशन में आने वाले अन्य क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर दादा भाई नौरोजी को सर्च करें। इसके लिए मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें दादा भाई नौरोजी से संबंधित सारे वो प्रश्न जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसको एक जगह मैंने इकट्ठा कर दिया है। अब आइए देखते हैं कांग्रेस पार्टी की तीसरी बैठक। कांग्रेस पार्टी की तीसरी बैठक की बात की जाए तो यह बैठक हुआ था 1887 में और बैठक होता है मद्रास में। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, और इनके नाम से कुछ आपको लग ही रहा होगा कि यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। पहली बार एक मुस्लिम चेहरे को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है और वो सौभाग्य प्राप्त होता है बदरुद्दीन तैयब जी को, जो कांग्रेस पार्टी के
तीसरे अध्यक्ष थे। मद्रास अधिवेशन में इनको 1887 में बनाया गया था और ये बने थे कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो यहां से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आया, कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अब आइए देखते हैं कांग्रेस पार्टी के हम चौथे बैठक को। अगर हम कांग्रेस पार्टी की चौथे बैठक को देखें तो यह बैठक होता है 1888 ईस्वी में और यह बैठक हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद, तो थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा यहां पर मुंबई, कोलकाता, मद्रास, तीनों के तीनों ये महानगर, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि वर्तमान में भारत में महानगरों की संख्या 4 है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। तो 3 तो यहां पर महानगर आ जाते हैं, लेकिन अब जो ये अगला बैठक हो रहा है वो महानगर ये क्षेत्र से बाहर हो रहा है। तो एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि पहला कांग्रेस का वो अधिवेशन बताएं जो महानगरीय क्षेत्र से बाहर किया गया था। आपका आंसर बनेगा कौन सा? चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में कहां हुआ था? इलाहाबाद। और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं जॉर्ज यूल। ये देखिए परिवर्तन, बहुत बड़ा चेहरा यहां पर दिख रहा है। जॉर्ज यूल, नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि ये इंडियन हो ही नहीं सकते हैं, ये बंदा इंडियन नहीं है। और ये कौन है? तो यह हैं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेज अध्यक्ष ये कैसे हो सकता है, जबकि हम अंग्रेजों को इस देश से बाहर भगाने के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन किए हैं। हाँ, ये सच्चाई है कि अंग्रेजों को इस देश से बाहर भगाने के लिए, अर्थात देश को आज़ादी दिलवाने के लिए और देश के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करने के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था। तो जिसको हम भगाना चाहते हैं वही इस पार्टी का अध्यक्ष बनता है। ये थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है, बट ये सही है। और इनको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यह अंग्रेज होते हुए भी भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखते थे। इनको लगता था कि हमारी बिरादरी के लोग भारतीय लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, इनको सताया जा रहा है, और अगर ऐसे होगा तो मुझे लगता है कि यह सही नहीं है। अतः इन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनी और इन्होंने फैसला किया कि यह कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, इस देश से बाहर अंग्रेजों को भगाने का प्रयास करेंगे। आपको यह भी पता है कि कांग्रेस पार्टी का जब गठन किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी, तो स्थापना करने वाला भी तो इंडियन नहीं था, वो भी थे A.O. ह्यूम और वह भी थे एक अंग्रेज। तो कुल मिलाकर अंग्रेजों में भी कुछ ऐसे लोग थे जो भारतीयों का सपोर्ट करते थे, कुछ ही ऐसे लोग थे, अधिकांश लोग तो खैर भारतीयों के ऊपर जुल्म ही करते थे। उन्हीं सपोर्ट करने वालों में से एक है जॉर्ज यूल, जिनको देखिए कितना बड़ा सौभाग्य बनता है, कांग्रेस पार्टी के प्रथम बनाए जाते हैं अंग्रेज अध्यक्ष। तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल इसको याद रखिएगा कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष का नाम बताएं जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना। नाम आपके सामने क्या होगा? जॉर्ज यूल। कब बनाए गए थे? 1888 में। कहां बनाए गए थे? इलाहाबाद में। और किस अधिवेशन में बनाए गए थे? चौथे अधिवेशन में। तो यहां तक तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो शुरुआत की 4 बैठकें हुई, उन चारों बैठकों का संबंध अच्छे क्वेश्चन से हैं, जहां कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम को लेकर निकल कर आता है। लेकिन अब हर बैठक के बारे में हमको जानकारी हासिल नहीं करनी है, क्योंकि सभी बैठकों में महत्वपूर्ण चीज घटित नहीं होती है, लेकिन जिसमें महत्वपूर्ण चीज घटित होगी उस बैठक के बारे में हमको जानकारी लेना ही होगा। तो अब आइए सीधे हम पढ़ेंगे अब कांग्रेस पार्टी की 12वीं बैठक के बारे में। कांग्रेस का अगर हम 12वीं बैठक की बात करें तो 12वीं बैठक होता है 1896 में, और ये 12वीं बैठक हुआ था कोलकाता में। 12वीं बैठक, इसके बीच में 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां सब बैठक हुआ है, लेकिन उन बैठकों में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर नहीं आ रहा है। यहाँ 12वीं बैठक जो कलकत्ता में होता है, यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल कर आएगा, और वो क्वेश्चन ये निकल कर आएगा कि कांग्रेस पार्टी के इस अधिवेशन के समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। तो अध्यक्ष थे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अध्यक्ष तो हर साल बनते थे। लेकिन रहीमतुल्ला सयानी ने देखिए कितना बड़ा काम किया, इन्होंने पहली बार इसी बैठक में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया। यानी इस बैठक की शुरुआत ही होती है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाकर।
तो ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। अब इस गीत को गाने के पीछे क्या उद्देश्य इन्होंने लगाया होगा? उद्देश्य यही था कि हम देश को आज़ादी दिलवाना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि देश के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना आए, और राष्ट्रीयता की भावना को लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे लोगों के अंदर जोश आए, और इसी कार्यों में था राष्ट्रीय गीत। तब भी राष्ट्रीय गीत गाने का उद्देश्य इसीलिए बनाया गया कि जब ये गीत गाया जाएगा तो इस गीत के गाने के समय लोगों के अंदर देशभक्ति की एक ज्वार आएगी, और वो ज्वार ही अंग्रेजों को इस देश से बाहर भगाने में हमें मदद करेगा। तो पहली बार इसी बैठक में क्या कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय गीत। और आपको पता है ना कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया है किस अधिवेशन में? 12वें अधिवेशन में। अधिवेशन कहां हुआ था? कोलकाता में। अध्यक्ष थे उस समय रहीमतुल्ला सयानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कि कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में पहली बार भारत के लिए राष्ट्रीय गीत गाया गया था? 12वें अधिवेशन में। लेकिन अब यहां पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की बात आ गई, तो थोड़ा सा हम इस गीत के बैकग्राउंड को भी जानेंगे। बाद में हम कांग्रेस पार्टी के अन्य अधिवेशनों पर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां पर वंदे मातरम के बारे में जानकारी हासिल करें कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो आइए हम बता दें कि भारत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जबकि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, और दोनों के रचयिता अलग अलग लोग हैं। उसी प्रकार से भारत का झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा है, और उसके भी रचयिता दूसरा व्यक्ति हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम जब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में पढ़ेंगे तो लगे हाथ हम भारत के यहाँ पर राष्ट्रगान की भी चर्चा कर देंगे, और जब राष्ट्रगान की चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय गीत की चर्चा हो जाती है, ये गान की चर्चा हो जाती है, तो बाकी भी राष्ट्रीय चीज़ें क्या क्या हैं उसके बारे में भी हम यहीं पर चर्चा कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लिख रहे हैं राष्ट्रीय गीत, और एक तरफ लिख रहे हैं भारत का राष्ट्रगान। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान। बाकी झंडा गीत के बारे में कुछ विशेष नहीं है। झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा है, जिसके रचयिता थे श्यामलाल गुप्त, तो उतना ही उसके बारे में जानना है। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हमको विशेष जानकारी हासिल करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि राष्ट्रीय गीत गाया गया था प्रथम बार 12वां अधिवेशन 1896, और जगह है कोलकाता में। तो प्रथम बार राष्ट्रीय गीत को गाया जाता है 12वें अधिवेशन में 1896 में, जगह था कोलकाता, और उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। तो यहां पर प्रथम बार 12वें अधिवेशन 1896 कोलकाता में, अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी। इस राष्ट्रीय गीत के बारे में अगर हम रचना की बात करें कि राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी, तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय गीत की रचना करने वाली थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इस राष्ट्रीय गीत की रचना किए थे, और ये जो है गीत इनके द्वारा लिखित पुस्तक, इन्होंने जो पुस्तक लिखा था उस पुस्तक का नाम था आनंद मठ। आनंद मठ, और इसी पुस्तक से भारत का ये राष्ट्रीय गीत लिया गया है। आनंद मठ पुस्तक, इसी पुस्तक से भारत का लिया गया है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र
चटर्जी। अब इस आनंद मठ पुस्तक के बारे में एक और जानकारी रख लेंगे, क्योंकि इस पुस्तक को कहा जाता है राष्ट्र भक्तों का बाइबिल। राष्ट्र भक्तों का बाइबिल। इससे पहले जब आप मेरे दादा भाई नौरोजी वाले एपिसोड को पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा मैंने एक पुस्तक लिखवाया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके लेखक थे दादा भाई नौरोजी। और उस पुस्तक के बारे में बताया था मैंने कि उसको कहा जाता है राष्ट्रीय आंदोलनों का बाइबिल, और इस पुस्तक को कहा जाता है राष्ट्रभक्तों का बाइबिल। तो यहाँ पर दोनों में अंतर यही समझिएगा, एक है राष्ट्रीय आंदोलनों का बाइबिल और एक है राष्ट्रभक्तों का बाइबिल। अब आइए देखते हैं हम राष्ट्रीय गीत से संबंधित अगला तथ्य। सवाल उठता है कि राष्ट्रीय गीत को भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता कब दिया गया, यानी इसे भारत सरकार के द्वारा कब स्वीकार कर लिया जाता है कि यही भारत का राष्ट्रीय गीत रहेगा। तो हम आपको बता दें कि जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ अर्थात 26 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार कर लिया गया राष्ट्रीय गीत के रूप में। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इसी दिन से यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। अब अगला प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय गीत का गायन अवधि कितना होता है। तो इसका गायन अवधि होता है 65 सेकंड, यानी इसे 65 सेकंड में गा लिया जाता है। और इस गीत को गाने के लिए सभी नागरिक बाध्य नहीं हैं। देश के सभी नागरिक बाध्य नहीं हैं, ये भी ध्यान रखना है कि इसे दबाव बनाकर जबरन इस गीत को गाने के लिए प्रेरित नहीं किया सकता है। यह नागरिकों की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वह इस गीत को गाएं कि नहीं गाएं। आगे देखिए, अगला एक और क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि जब हमारे देश के संसदीय बैठक होती है, तो संसदीय बैठक में लोकसभा हो या राज्यसभा की बैठक हो, इन बैठकों की शुरुआत होती है राष्ट्रगान से और उन बैठकों का अंत किया जाता है राष्ट्रीय गीत से। संसद की कार्यवाही का अंत जिस गीत से होता है वह गीत भी है आपका राष्ट्रीय गीत। अब आइए थोड़ा सा राष्ट्रगान के बारे में जानिए, क्योंकि इससे भी ज़्यादा प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं राष्ट्रगान को लेकर। राष्ट्रगान के बारे में मैं बात करूं तो इसके बारे में आइए देखते हैं पहली बार इसे कब गाया गया। प्रथम बार ये गाया गया था कांग्रेस पार्टी के 27वें अधिवेशन में, और ये 27वां अधिवेशन हुआ था 1911 में। तो कांग्रेस पार्टी के 27वां अधिवेशन जो 1911 में हुआ, उसमें पहली बार भारत का राष्ट्रगान गाया गया जन गण मन। और इस गीत को भी गाया गया था पहली बार किस जगह पर, कोलकाता में ही, यानी यह अधिवेशन 27वां कोलकाता में हुआ था जब पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया। इस समय अगर मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की बात करूं तो अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण दत्त, ये थे उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, और इनके रीजन में पहली बार भारत का राष्ट्रगान गाया गया, जबकि रहीमतुल्लाह सयानी के रीजन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। अब यहां पर देखें, इस गान की रचना किसने की। इस गान की रचना करने वाले थे गुरुदेव के नाम से मशहूर, विश्व कवि के नाम से मशहूर रविंद्रनाथ टैगोर। नाम सुने होंगे आप, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस गीत की रचना किया गया। और यहां पर एक प्रश्न बन जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर कि किस पुस्तक से इस गीत को लिया गया है, इस गान को लिया गया है। तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है गीतांजलि, और इसी पुस्तक को
1913 में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था। 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इसी पुस्तक को मिला था। और हम आपको ये भी बता दें कि साहित्य का जब इसको नोबेल पुरस्कार मिला तो यह पुरस्कार इंडिया की झोली में पहली बार आया था। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के पहले शख्स थे जिन्होंने भारत के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था साहित्य के क्षेत्र में। और उनकी पुस्तक कौन सी थी? गीतांजलि। इसी पुस्तक से लिया गया है भारत का राष्ट्रगान जन गण मन। अब आइए देखते हैं कि गीतांजलि से पहले इन्होंने एक कविता के माध्यम से संकलित करने का पहले प्रयास किया था सारी चीज़ों को। और इन्होंने संकलित किया था तत्वबोधिनी में। तत्वबोधिनी इनके बहुत सारे कविताओं का एक संग्रह था। और इसी तत्वबोधिनी में इन्होंने इस राष्ट्रगान को उस समय एक शीर्षक देकर प्रकाशित किया था, जो शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता इस शीर्षक से इसको प्रकाशित किए थे उस समय। ये घटना है 1912 ईस्वी का। बाद में इसको गीतांजलि में शामिल किया गया। तो अगर आपसे यह भी क्वेश्चन कभी इवेंट पूछा जा सके कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले किस शीर्षक से प्रकाशित किया था, तो भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था तत्वबोधिनी में 1912 ईस्वी में। बाद में यह गीतांजलि में शामिल हुआ। गीतांजलि इन्हीं की पुस्तक है। अब देखिए, इस गीत का रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 ईस्वी में अंग्रेजी में अनुवाद किया। और अंग्रेजी में अनुवाद करने के बाद इसका ट्रांसलेट करने के बाद नया जो नाम रखा गया वह नाम रखा गया मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये अनुवाद हुआ और इस शीर्षक से मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से इसको प्रकाशित किया गया 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इसी को कहते हैं मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं आगे राष्ट्रगान को लेकर और कौन कौन सी बातें हैं। इधर हम इसको मिटाते हैं। राष्ट्रगान से संबंधित जो और महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें अब ये देखना पड़ेगा कि राष्ट्रगान को भारत सरकार के द्वारा कब स्वीकार किया गया। जैसे हम देखें कि राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950 में स्वीकार किया गया कि यही भारत का राष्ट्रीय गीत रहेगा। ठीक उसी प्रकार से 2 दिन पहले अर्थात 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा। इसको राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था। अब आइए राष्ट्रगान की गायन अवधि को देखें। राष्ट्रगान का गायन अवधि है 52 सेकेंड। ये गायन अवधि यानी इसको 52 सेकेंड के अंदर इस गान को गा लिया जाता है। लेकिन अगर कोई विकट परिस्थिति हो तो इस विकट परिस्थिति में इसका संक्षिप्त गायन अवधि 20 सेकेंड है। अब यहां पर सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो कोई ऐसी इमरजेंसी की हालात आ जाती हैं जिस समय इस गीत को जल्द पूरा करना हो। चूंकि यह एक ऐसा गान है कि एक बार अगर शुरू हो गया तो इस गीत को बीच में बंद नहीं किया जा सकता है, नहीं तो राष्ट्रगान का इससे अपमान हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये नियम है कि अगर ऐसी विकट परिस्थिति होती हो तो फिर इस गीत को जल्दी गाया जाएगा और 20 सेकंड में समाप्त किया जाएगा। और इसके लिए इस राष्ट्रगान की पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति को गाकर इसको समाप्त किया जाएगा। तो संक्षिप्त गायन अवधि है 20 सेकंड, लेकिन जनरली इसका गायन अवधि याद रखिएगा 52 सेकंड। अब देखिए संसद की कार्यवाही की शुरुआत, याद रखिएगा संसद की कार्यवाही की शुरुआत किस गीत से होती है, तो राष्ट्रगान जन गण मन से होता है। जबकि अंत मैंने बताया कि अंत किस गीत से होता है,
राष्ट्रीय गीत से होता है। तो शुरुआत होती है राष्ट्रगान से और अंत होता है राष्ट्रीय गीत से। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गीत के बारे में मैंने बताया कि इसे गाने के लिए सभी नागरिक बाध्य नहीं है, बट याद रखिएगा कि राष्ट्रगान को गाने के लिए सभी नागरिक बाध्य हैं। राष्ट्रगान को गाने के लिए सभी नागरिक बाध्य, यानी कोई भी नागरिक ये कह के इस गीत को गाने से इनकार नहीं कर सकता कि हम इस गीत को नहीं गाएंगे, इसका बहिष्कार करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो राष्ट्रगान के अपमान के जुर्म में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस गीत को गाने के लिए कोई नागरिक मना नहीं कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति इसे गाएगा। और राष्ट्रगान को गाने के लिए सभी नागरिक, याद रखिएगा, बाध्य हैं, लेकिन वंदे मातरम को गाने के लिए सभी नागरिक बाध्य नहीं है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें और देख लें कि राष्ट्रगान का धुन किसने तैयार किया था। वर्तमान में जो राष्ट्रगान का जो संगीतमय धुन आप देखते हैं, उस धुन को किसने तैयार किया था। कैप्टन राम सिंह, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस गीत का वर्तमान धुन तैयार किया। तो ये सारे क्वेश्चन राष्ट्रगान से संबंधित है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखेंगे और चीज़ों को बारीकी से एकदम समझने का प्रयास करें कि मैं किन किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अब आइए थोड़ा देखते हैं, ये राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत तो हो ही गया, लेकिन अब हम कुछ और राष्ट्रीय चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करें कि और कौन कौन सी चीज़ें बनाई गई हैं। तो कुछ और राष्ट्रीय चीज़ आते हैं, जैसे राष्ट्रीय पक्षी, पता है आपको क्या है जी, मोर। उसी प्रकार से राष्ट्रीय पशु, पशु की बात की जाए तो है बाघ। राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल हैं आम, जिसे फलों का राजा भी कहते हैं। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। राष्ट्र भाषा, ये आपका हिंदी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, जब इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह दिया गया है कि भारत का राष्ट्र भाषा हिंदी होगा, तो याद रखिएगा यह किसी भी आर्टिकल में नहीं दिया गया है, क्योंकि संविधान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हाँ, ये जरूर लिखा गया है कि भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई राजकीय भाषा हिंदी है। तो भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई राजकीय भाषा है, तो राजकीय भाषाओं की संख्या एक नहीं है, राजकीय भाषा तो 22 है, और उन 22 में सिर्फ एक भाषा को, हिंदी को, भारत सरकार ने स्वीकार किया है। तो राजकीय भाषा के रूप में वहां पर जिक्र है संविधान में, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं। लेकिन जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो वहां पर जवाब आपको हिंदी ही देना पड़ेगा। लेकिन संविधान के द्वारा हिंदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, जब ऐसा पूछे तब आपका राष्ट्रभाषा नहीं होगा, तब वहां पर होगा राजभाषा। तो ये आपका हिंदी हुआ। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय, अगर हम वृक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष हैं बरगद, बरगद। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें, जलीय जीव, तो वह हैं डॉल्फिन, जिसे 2009 में स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु, विरासत पशु यह है हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, लेकिन राष्ट्रीय पशु जब पूछेगा तो अब इसका आंसर क्या बनेगा, बाघ बनेगा। राष्ट्रीय स्मारक पूछेगा तो ताजमहल। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय वाक्य, तो राष्ट्रीय वाक्य हैं सत्यमेव जयते।
और याद रखिएगा इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जैसे आपको पता है कि उपनिषदों की संख्या 108 है और उन्हीं 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद, जहां से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। फिर आपको अगला पूछेगा राष्ट्रीय नारा क्या है? श्रमेव जयते, श्रमेव जयते, परिश्रम की जयकार। फिर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय नदी क्या है? तो राष्ट्रीय नदी है गंगा। इसको 2008 में स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रपिता पूछा जाए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रीय कैलेंडर, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। राष्ट्रीय कैलेंडर ये है शक संवत हिंदू पंचांग के अनुसार भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत को बनाया गया है। शक संवत की शुरुआत बहुत ही पहले हुई थी, जब सम्राट कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, तो गद्दी पर बैठने की खुशी में शक संवत की शुरुआत करता है और भारत सरकार के द्वारा इस शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया जाता है और इसे स्वीकार किया गया था 1957 में। भारत सरकार के द्वारा इसे 1957 में राष्ट्रीय कैलेंडर का मान्यता दिया जाता है। 1957 में जब इसको मान्यता दिया गया कि हिंदू पंचांग के अनुसार राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत होगा, तो इसके अनुसार शक संवत की शुरुआत अगर देखी जाए तो ये होता है 22 मार्च से। हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू नववर्ष की शुरुआत 22 मार्च से शुरू होता है। ये साधारण वर्ष की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर लीप ईयर की बात आएगा तो याद रखिएगा लीप ईयर में हो जाएगा यह 21 मार्च, यानी 21 मार्च से शुरू होता है। अब इस हिंदू पंचांग के अनुसार यानी शक संवत के अनुसार साल का जो पहला महीना होता है, वो साल का पहला महीना होता है चैत्र, और अंतिम जो महीना होता है वह होता है फाल्गुन। ये प्रथम महीना है और ये अंतिम महीना है। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। राष्ट्रीय कैलेंडर भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? शक संवत को 1957 में, और इस शक संवत के अनुसार नौ वर्ष की शुरुआत किस तिथि से होती है? 22 मार्च से। अगर लीप ईयर होगा तो 21 मार्च से। और इस हिंदू पंचांग शक संवत के अनुसार साल का पहला महीना होता है चैत्र और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। अब देखिए राष्ट्रीय कैलेंडर के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम कहें तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। अशोक का स्तंभ से लिया गया है। तो ये राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक चक्र है, इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया संविधान लागू होने के दिन, यानी 26 जनवरी 1950 को स्वीकार। अब यहां से थोड़ा सा और भी कुछ क्वेश्चन बनेगा अशोक चक्र से रिलेटेड। और क्या बनेगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र कहां से लिया गया है? तो यह सारनाथ स्थित, सारनाथ सुने होंगे वाराणसी के पास है उत्तर प्रदेश में, सारनाथ के अशोक स्तंभ से, अशोक स्तंभ से लिया गया है। अब इस अशोक स्तंभ के बारे में अगर हम बात करें तो अशोक स्तंभ से भी कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बनेगा? तो अशोक स्तंभ मौर्य काल में जो महल बनाए जाते हैं
उस मौर्य काल के महलों के जो खंभे होते हैं, उसी खंभे पर पशु पक्षियों का चित्र उकेरित किया जाता था। और ये इस खंभे के शीर्ष भाग में बना हुआ एक चिन्ह है अशोक स्तंभ। खंभे का ऊपरी भाग, वही उसको लिया गया है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। और इसमें चार शेर खड़े अवस्था में दिखाए गए हैं। 4 शेर इसमें खड़ी अवस्था में दिखाई गए हैं, लेकिन उसमें से एक शेर दिखाई नहीं देता है, बाकी 3 शेर दिखाई देते हैं। और इस के ठीक नीचे अशोक चक्र बना हुआ है और अशोक चक्र के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में। तो ये आपका राष्ट्रीय चिन्ह है, इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। उसी तरह से भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है वो राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। इसको स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय झंडा के रूप में स्वीकार किया गया। इसका डिज़ाइन अगर पूछें कि डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो वेंकैया पिंगले के द्वारा तैयार किया गया था। इस राष्ट्रीय झंडा तिरंगे का साइज कैसा होता है, तो अगर हम इसके साइज की बात करें तो यह साइज में होता है लंबाई चौड़ाई में 3:2 के अनुपात में। लंबाई 3 तो इसका चौड़ाई होता है 2। अब इस तिरंगे में अगर बात करें तो 3 रंग होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 3 रंग होता है। कौन कौन सा? केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग। केसरिया रंग जहां ताकत के प्रतीक के रूप में हमको पहचान दिलवाता है, तो यही सादा रंग जो है वो हमारी सादगी को दिखाता है, जबकि हरा जो रंग है वो हमारे देश की तरक्की को दिखाता है। और इस सफ़ेद रंग की पट्टी में जो अशोक चक्र बना हुआ है, वो अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है, यानी यह संदेश देता है कि मेरा देश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो इस सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच में जो अशोक चक्र होता है, वह अशोक चक्र में पूछता है कभी कभी कि कितनी उसमें औरें होते हैं, औरों की संख्या कितनी होती है या तिल्लियों की संख्या कितनी होती है। तो अशोक चक्र में औरों की संख्या या हम इसको तिल्लियां भी कहेंगे, तिल्लियों की संख्या ये होता है कितना? 24। औरों की संख्या, ये तिल्लियों की संख्या 24 होती है। और इसे हल्का नीला रंग में बनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि अशोक चक्र के अंदर जो तिल्लियां होती हैं वह किस रंग में होती हैं, तो हल्के नीले रंग में होती हैं। यह लगातार आगे बढ़ते रहने के संकेत के रूप में हमको पहचान दिलवाता है। आगे यदि हम तिरंगा की बात करें तो तिरंगे का पहली बार प्रदर्शन कहा जाए कि पहली बार प्रदर्शन कब किया गया था, तो तिरंगे का पहली बार प्रदर्शन हुआ था 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में। 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में तिरंगे का पहली बार प्रदर्शन किया गया था। इस तिरंगे के बारे में एक और मैं बात बता दूं कि तिरंगा फहराना अब भारतीयों का मौलिक अधिकार है, इसलिए इस तिरंगे झंडे को कहीं भी फहराया जा सकता है। ये आदेश में पारित हो चुका है कि राष्ट्रीय झंडा तिरंगा किसी भी स्थान पर, जरूरी नहीं है कि सरकारी स्थानीय सरकारी इमारत हो उसी जगह फहराएंगे, इसको अपने घरों के पास भी फहरा सकते हैं, लेकिन कुछ नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। जैसे जब हम इस राष्ट्रीय झंडे को फहराते हैं तो हमारे अगल बगल की अगर कोई झंडा होगा तो वो झंडा इस राष्ट्रीय झंडा से नीचा होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शान की प्रतीक माना जाता है राष्ट्रीय झंडा तिरंगा। तो ये सब कुछ हमारा रहा राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पहचान। अब हम अगले क्लास में कांग्रेस पार्टी के आगे के अधिवेशनों पर चर्चा करेंगे। बाकी मैं आपको एक और सूचना दे दूं कि हो सकता है कि अगले क्लास में मैं साइंस के टॉपिक की शुरुआत कर दूं, क्योंकि कई बच्चे लगातार इसको कह रहे हैं कि सर साइंस भी स्टार्ट किया जाए। तो साइंस मैं प्रॉपरली एक साथ शुरुआत नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कंटिन्यू साइंस में पढ़ाता हूं, इसको बीच में छोड़ देता हूं तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि बीच बीच में मैं साइंस भी देता रहूं और ये लेसन जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक चलते रहे। तो किसी दिन साइंस की क्लासेस और किसी दिन इसकी क्लासेस दोनों साथ में चले। आप मुझे सहयोग करें, अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करते रहें वीडियो को, और अधिक से अधिक वीडियो को मेरे लाइक करते रहें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।